नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल शिविका साहित्य गंगा में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 7 में लगी हुई कहानी, जो कि बहुत छोटी सी और व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसको पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ है राजेंद्र बाला घोष जी ने, या बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। ये उस समय की तत्कालीन भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पर किया गया व्यंग्य है, जो कि लेखिका के माध्यम से चंद्रदेव से बातें हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। लेखिका राजेंद्र बाला घोष ये एक पत्रात्मक शैली में लिखती है और इसमें ये चंद्रदेव से बातें कर रही होती है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका केंद्रित विषय है तत्कालीन भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। उद्देश्य था उस समय ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य और समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण, जो कि लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं लेखिका, बंग महिला और स्वयं चंद्रदेव। तो इसका प्रकाशन वर्ष आप लोगों ने देख लिया है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। आप इनको शॉर्ट नोट्स में भी अपने ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कहानी का प्रिंट आउट है तो आप उसमें इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ये बातें चंद्रघोष बालाजी चंद्रदेव से कहना चाहती हैं। आपस में वो चंद्रदेव से बातें कर रही हैं। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। आपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? यहाँ पे चंद्रबाला घोष जी मतलब चंद्रदेव से बोल रही हैं कि आप तो काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं, तो इस सृष्टि के साथ साथ आपकी भी रचना हुई होगी, तभी आप इतने पुराने हैं। क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत पदोन्नति हो गई। वो उस टाइम की जो न्याय व्यवस्था थी गवर्नमेंट की, उस पर व्यंग कर रही हैं। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही मनुष्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अतः मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके आपका अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देंगे। लॉर्ड कर्जन आप अपने शॉर्ट नोट में के ऐड कर लीजिएगा, और उसमें आपको जैसे कभी रिवीजन करना हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित होती। गौरांग जाति से मतलब अंग्रेजों के ऊपर है। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे,
वे ही सब आप भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकेंगे होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देखे तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती होगी। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि आप इस आधुनिक भारत की चमक धमक को देखिए, जहाँ इस समय बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, करप्शन चल रहा है। यानी कि यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी को देख लेना तो अवश्य उचित है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जब ये लेखिका कहानी लिख रही थी तो उस टाइम भारत की राजधानी कलकत्ता थी। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। यहाँ पे नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी उज्ज्वल मूर्ति, ये सब लाइट के लिए उपयोग किया गया, बिजली के लिए उपयोग किया गया है। आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। आप कहानी में जो भी जीव जंतु का नाम आता है, कोई नंबर आता है, किसी शहर का नाम आता है या किसी व्यक्ति की जाती है, तो एनटी आजकल ऐसा सवाल पूछता है, तो आप ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में, और आप शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही हैं। ये सब बिजली के बारे में बात की जा रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को, श्वेतांग यानी अंग्रेजों की बात हो रही है, जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्यवापामनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहद कर खंभा गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे गिरी फीकी सी जान पड़ती है। मतलब यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि कलकत्ते में उस टाइम अंग्रेज़ों ने जो भी काम किए, तो इतने मतलब लाइट का काम, सब कारखाने खुलवाए कि वहाँ आप अगर कोई जाता है तो रात में भी दिन जैसा प्रतीत होने लगता था। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तने आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुमेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विश्व में उत्पादक पूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सबने
आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल बापू में कलंकी कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। मतलब यहाँ पे पंडितों पे भी उन्होंने व्यंग किया हुआ है, जो तथाकथित पंडित बन के समाज में छुआछूत और भेदभाव ये सब करते हैं। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय भलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे भलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु शुभशाल भारत का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सभी विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतले की भांति हैं। जैसे उन्हें अनेक रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे अपनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर लेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। उस टाइम पे प्लेग नामक शायद बीमारी फैली रही होगी, जिसके ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से लेखिका डॉक्टरों पर भी व्यंग कर रही हैं। यदि यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब यहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहजता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर, एक बंग महिला। तो हमारी ये कहानी पूर्ण हो गई है। आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और कहानियाँ कंप्लीट होने के बाद मैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य भी करवाऊँगी कि किस लेखक ने इस कहानी के बारे में क्या कहा और क्यों कहा। तो आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। आपकी टीचर शिविका। धन्यवाद।